हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम जानेंगे राजपूत के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्थ इंडिया में था, गवर्नेंस, इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया की नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे जो किंगडम है उनकी स्थापना कैसे होती है। और इसमें सबसे पहले हम हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही महान शासक हुए थे। हर्षवर्धन वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आफ्टर हिज डेथ द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम ड्यू टू द मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिज सक्सेसर। तो उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति दयनीय होते हैं और जो एम्पायर है वो टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। और उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता का समय आ जाता है। और उसके बाद तीन बहुत महत्वपूर्ण राजवंश का सबका स्थापना होता है, डायनेस्टी का स्थापना होता है। ये होते हैं राष्ट्रकूट। तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दक्कन इनके कंट्रोल में था और पाल के कंट्रोल में था ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार रीजन और प्रतिहार वो जो साउदर्न राजस्थान है और गुजरात इनके नियंत्रण में था। और इस तरह से आपस में ये लड़ते भी रहते थे और लड़ करके ये कमज़ोर भी हो गए थे। और लास्ट में हमने देखा था ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, कनौज को लेकर के जो राष्ट्रकूट थे, पाल थे और प्रतिहार थे, तो उनके साथ आपस में वो लड़ाई होते चलता था। और उसके बाद लड़ करके ये आपस में कमज़ोर हो गए थे और तीनों का मिलिट्री जो पावर था लगभग एक जैसा था। तो बारी बारी से इन्होंने कनौज को जीता था और उनका मानना था कि कनौज पर आधिपत्य हो जाने से पूरा नॉर्थ इंडिया इनके नियंत्रण में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कनौज वाज ए सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। अब हम चर्चा कर रहे हैं राजपूत का। राजपूत तो राजपूत कहाँ से आए, तो इस पर भी अलग अलग विचार है कि वो राजपूत कहाँ से आए पूरा नॉर्थ इंडिया में। लेकिन मतलब ये बात है कि ये पाल, प्रतिहार और इसके बाद जो राष्ट्रकूट सबका जो संघर्ष हुआ, उसके बाद राजपूतों का उदय हुआ और नॉर्थ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना था कि मोस्ट ऑफ किंगडम केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत हु वर कंस्टेंटली एट वार विथ वन एनदर। तो जो भारत का जो नॉर्थ इंडिया था वो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के संपर्क में आया और दूसरा जो छोटे छोटे जो राज्य थे उन पर शासन चल रहा था राजपूत का। तो इस तरह से राजपूत के बारे में परिचय है। अराउंड 9th century CE, the whole of North India had become a patchwork of a small kingdom as the power of the Rajput, the Palas, and Pratihar ended almost simultaneously. During the 10th century CE, the three important developments took place in medieval India. First, North India came in close contact with Western and Central Asia. Secondly, most of the kingdom came under the rule of Rajput, who were constantly at war with one another. Finally, the continuous war created political instability, which was the major cause of beginning of Turkish invasion in North India. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे राज्य में ये बट गए और उन पर आधिपत्य किनका था, तो राजपूत लोगों का था और ये आपस में लड़ते रहते थे। तो एक इस तरह से राजपूत की शक्ति में वृद्धि हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो नॉर्थ इंडिया है वो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के संपर्क में आया। उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि आपस में लड़ते रहते थे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था। तो जो तुर्की और इस्लामिक आक्रमण होता है भारत पर तो कब्जा कर लेता है। और इसमें कुछ हृदय विदारक कहानी से भी आप देखेंगे कि कैसे जो एक राजा दूसरे राजा को अपमानित करना चाहते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान बहुत महान राजा हुए लेकिन उनको अपमानित करने की कोशिश की गई। जो संयुक्ता थी तो उनके अपमानित करने के व्यू से तो एक उनका स्टेचू रख दिया गया था और उसी को
जो संयुक्ता थी राजकुमारी, उसने उसने जयमाल पहना दिया और फिर छुपे हुए थे पृथ्वीराज, और उसको लेकर के वो भाग जाते हैं। फिर ये छोटी छोटी बातों से लोग उबर नहीं पाते हैं। वहीं इतिहास में हम देखेंगे कि रक्त संबंध स्थापित करना, राजकुमारी से शादी करके एक राजा दूसरे राजा के साथ मधुर संबंध स्थापित करते रहे। तो दूसरी ओर जो यहाँ छोटी छोटी बात को लेकर के कलह भी हो गया। तो ये अहंकार, ये मूर्खता को भी दिखाता है कि कैसे एकीकरण नहीं हो गया, और आपस में यही लड़ने के कारण जो इस्लामिक आक्रमणकारी भारत पर हावी हो गए। तो लेकिन फिर भी राजपूतों ने बहुत इम्पोर्टेंट, मेडिएवल इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, और वो अपने बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। और राजपूत का अगर हम शाब्दिक अर्थ का विवेचन करें तो इसका अर्थ होता है राजा का सन, राजा का लड़का। लेकिन मतलब हर एक जो राजा हैं, राजपूत लोग हैं, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। बहुत सारे जो राजपूत हैं वो अपने आप को जोड़ते हैं सूर्य वंश से या चंद्र वंश से जोड़ते हैं। मेनी राजपूत फैमिलीज ट्रेस देयर ओरिजिन टू सन और मून एंड दस are known as Suryavanshi and Chandravanshi respectively. Some historians believe that the Rajput are the descendant of foreign tribes who had settled in India. और कुछ जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि राजपूत लोग बाहर से कोई ऐसा ट्राइब आया है जो भारत में बस गया। It is also believed that the main four clans of Rajput were born from fire altars, और कुछ का मानना है कि आग से इनका जन्म हुआ है, बायोलॉजिकल इनका बर्थ नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये इनको जोड़ते हैं कि ये अग्निकुल के हैं। द पारमार्स, मालवा, प्रतिहार, राजस्थान, गुजरात, चौहान, अजमेर एंड चालुक्य गुजरात, दे वर अबाउट 36 क्लैंस ऑफ राजपूत। तो 36 क्लैन राजपूत का हम देखेंगे, जिसमें ये इम्पोर्टेंट हैं। परमार जिनका मालवा पर शासन था, प्रतिहार जिनका राजस्थान गुजरात पर शासन था, और चौहान जिनका अजमेर पर शासन था, और चालुक्य का शासन था गुजरात। लेकिन मतलब वो लगभग 36 क्लैन है राजपूत का, और हमेशा आपस में मधुर संबंध नहीं रहा, लड़ाई तो रहती थी। लेकिन जो राजा लोगों का परंपरा था कि एक दूसरे से रक्त संबंध स्थापित करके शादी ब्याह करके जो परंपरा रही है राजाओं के बीच में कि आपस में मधुर संबंध स्थापित करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, तो उस समय भी कमी आ गई थी और कटुता बहुत बढ़ गई थी और मूर्खता के स्तर पर बढ़ गई थी। तो जो एक कहावत है ना कि मित्र शत्रु बन जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, तो ये सब आपस में बहुत ही घृणा करने वाले भी थे। तो अब हम बात करते हैं बहुत महान जो राजा हुए चौहान डायनेस्टी का, वो मतलब पृथ्वीराज चौहान का। तो चौहान डायनेस्टी एंजॉयज ए स्पेशल प्लेस ऑफ प्रेस्टीज अमंग द राजपूत क्लैंस। राजपूत क्लैंस के बीच में चौहान डायनेस्टी को बहुत ही आदरणीय और बहुत प्रतिष्ठा वाला स्थान प्राप्त है। द चौहान किंग्स रूल्ड ओवर गुजरात एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। इन्होंने शासन कहाँ किया? तो गुजरात में और राजस्थान के कुछ भाग पर इनका शासन था। पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट पावरफुल किंग अमंग चौहान। और अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो चौहान जो राजा लोग थे उनके बीच में बहुत ही मतलब सबसे शक्तिशाली राजा में इनका शुमार होता था। ही केम टू द थ्रोन इन 1177 CE। वो 1177 ईस्वी में सत्ता पर आए। ही मेड मेनी कंक्वेस्ट, बहुत सारे लड़ाइयाँ इन्होंने जीती थी। ही ऑल्सो चेक्ड द एडवांसेस मेड बाय मोहम्मद गोरी ऑफ गोर अफगानिस्तान by defeating him at battlefield of तराइन नियर भटिंडा। और तराइन का प्रथम तराइन द्वितीय युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी 17 बार आक्रमण किया था। और अगर हम जो रेफरेंस सबको देखें, सब तो बहुतों बार पराजित हुआ। और जो महत्वपूर्ण ढंग से मुख्य रूप से जो हिस्टोरियन लड़ाई जिसका उल्लेख है वो है तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय युद्ध, जिसमें तराइन प्रथम युद्ध में
मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन यहाँ भारत से चला जाता है। लेकिन द्वितीय युद्ध में वो आता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। फिर उनका आँख फोड़ देता है, बंदी बना करके जकड़ करके वहाँ ले जाता है। और वहाँ पर कहावत है कि चंद्रबरदाई जो उनके पोएट थे, दरबारी कवि थे, उन्होंने एक कविता मैंने रची, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चुको चौहान। और ऐसा कहा जाता है जो मोहम्मद गोरी को मालूम हुआ था कि ये शब्द पर बाण चलाते हैं, तो उनका आँख फोड़ दिया गया था और उनके हाथ में तीर धनुष दिया जाता है। और शब्द का मापन, शब्द जो बताते हैं वो उनके जो चंद्रबरदाई जो थे वो पोएम कंपोज करते, तो उन्होंने बताया और उसी शब्द को मसून करके उन्होंने वो बाण चला दिया। और कहा जाता है कि उससे वो सुल्तान मारा गया था। तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, उन्होंने ये चौहान वंश के जो प्रतापी शासक हुए और जो राजपूत सबके बीच में जो बहुत ही कहा जाता है बहुत ही शक्तिशाली, और कई जगह आपको मिलेगा कि मोस्ट पावरफुल किंग, तो सबसे शक्तिशाली राजाओं में शुमार थे पृथ्वीराज चौहान। तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है और पोएट्री के फॉर्म में लिखा है। और इतिहास में जयचंद का नाम बहुत प्रेरणा से लिया जाता है कि उसने एक स्वयंवर रचा था, और स्वयंवर उनके बेटी का, जयचंद के बेटी का नाम था, जो जयचंद की जो बेटी थी संयुक्ता, तो संयुक्ता का स्वयंवर रचा गया था। स्वयंवर प्राचीन परंपरा में जो स्वयंवर होता था उसमें राजा सबको आमंत्रित किया जाता था और लड़की को ये अधिकार होता था, राजकुमारी को, कि जिसके प्रति उनको लगाव हो, झुकाव हो, जिनके प्रति साथ इच्छा हो, उनका वो वरण कर सकती हैं अपने इच्छानुसार। तो उन्होंने, और राजा सबका किसी का वरण नहीं किया, और अपमानित करने के झूठ से जयचंद ने क्या किया था कि पृथ्वीराज का एक प्रतिमा स्थापित कर दिया था। तो संयुक्ता ने उसी को माला पहना दिया था। इस तरह से उसके बाद वहाँ पृथ्वीराज चौहान छिपे हुए थे और उसको लेकर के वो फिर भाग जाते हैं घोड़ा पर लेकर के, और फिर उनकी शादी होती है। और इसके बाद जो संबंध मधुर होना चाहिए, तो उल्टे जो जयचंद का नाम बहुत ही कलंकित नाम है, जिसने ये मोहम्मद गोरी ने सबको सपोर्ट किया था, और इसके मदद से पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा का अंत हुआ। उनको बंदी बना लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनका आँख फोड़ दिया गया। इस तरह से एक वीर के साथ विरोचित व्यवहार नहीं हुआ, और ऐसा व्यवहार हुआ जैसे मतलब कोई लुटेरा युद्ध जीत लिया हो बर्बर, और वैसा ही व्यवहार इनके साथ हुआ था। तो जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज held a swayamvar for his daughter Samyukta. He did not invite Prithviraj. He placed a statue of Prithviraj in the position of doorkeeper in his court to insult him. The princes of Kannauj rejected all the princes assembled and instead placed the garland around the statue neck. Before the courtiers realized what had happened, Prithviraj, who had been hiding close by, sprung up and rode away with the princess. तो ये कहानी है कि कैसे जयचंद पृथ्वीराज चौहान का अपमान करना चाहते हैं, और स्वयंवर में जो संयुक्ता का जो, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल हुआ, और इसके कारण जो आपस में लड़ाई बढ़ती गई, आपस में बैर भाव आ गया, दुश्मनी हो गई, और इसके कारण डिसयूनिटी होगा, वो स्थापित हो गया, एनिमिटी भी हो गया उनके बीच में, और इस तरह से सब कमज़ोर हो गए। और मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो भारत के प्रति आकर्षित हुए और मौका का, आपसी लड़ाई का और फूट का फ़ायदा उठा करके सत्ता पर काबिज हो गए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया, तो किंग वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री एज वेल एज द जुडिशियरी. द किंग स्पेंट ह्यूज amounts of money on building the
स्ट्रॉन्ग आर्मीज, तो मजबूत सेना के संगठन के लिए राजा ने बहुत काम किया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत निवेश किया, और वो मिलिट्री का भी और न्यायपालिका का भी वो हेड होता था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इकोनॉमी का। देयर वाज ए ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पेरिटी अमॉन्ग डिफरेंट सोशल क्लासेस। द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल एंड द ट्रेडर्स वेर prosperous. The people living in village were poor. The temple were the center of riches and hence attracted a lot of invaders. तो यहाँ पर जो जनता के बीच में बहुत ही इकोनॉमिकल डिस्पेरिटी का अभाव था। कुछ बहुत संपन्न थे और बहुत गरीब थे, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे या हाई ऑफिशियल थे या बहुत बड़े व्यापारी थे, वो बहुत धनिक थे, और आम आदमी जो गांव में रहते थे वो बहुत गरीब थे, और मंदिर में भी बहुत सारा धन था। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम भी हम देख सकते हैं। फ्यूडल सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया। फ्यूडल का अर्थ होता है जमींदारी टाइप का प्रथा। द किंग ग्रांटेड लैंड एज रिवार्ड टू ऑफिसर्स हु केम टू बी नन एज ठाकुर और राइज। तो ये ठाकुर कहलाते थे और सत्ता पर काबिज थे, और राजा उनको जो दे देते थे अपने लॉयलिटी को मेंटेन करने के लिए, गांव का गांव उनको दान में देते थे, और गांव से वो लेते थे, वो वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे, मालगुजारी वसूल करते थे। और दे प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू द किंग एट टाइम ऑफ वार, और वो राजा को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। The feudal system led to the decline of many empires, as the feudal lord gave only a small part of the land revenue to the king. और जब ये जमींदार लोग बहुत शक्तिशाली हुए तो इन्होंने अपनी ही शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, और राजा को ये बहुत कम टैक्स देते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी कैसा था। द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जाति पात के नाम पर समाज बहुत बटा हुआ था। ब्राह्मण बहुत हाई पोजीशन में थे और लग्जरी लाइफ जीते थे। वहीं पर जो लैंड कल्टीवेटेड मेनली बाय शूद्र, और जो शूद्र लोग थे वो उनके द्वारा खेती बाड़ी होती थी। द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट मिजरेबल। महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनको शिक्षा से वंचित किया गया था, और उनके जब पति का देहांत होता था तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। उनके पिता के साथ द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द स्टेटस ऑफ ह्यूमन। और जो पुरुष लोग थे वो कई शादियां करते थे, बाल विवाह प्रचलन में था। इससे महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। और ये रिलीजन की बात करें तो राजपूत किंग गिव गिफ्ट ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण। ब्राह्मण को ये लोग जमीन भी देते थे। और राजपूत मेनली वर्शिप्ड गॉड विष्णु एंड शिवा। राजपूत लोग जो है तो मुख्य रूप से विष्णु और शिव की पूजा करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप्ड गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। इसके अलावा वो जो देवी काली, लक्ष्मी और दुर्गा की भी पूजा करते थे। राजपूत किंग गेव गिफ्ट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स। और राजा जो है राजपूत राजा लोग ब्राह्मण को जमीन भी दान में दिया करते थे, और उस जमीन का नाम था ब्रह्मदेया या अखाड़ा। उसके बाद हिंदुइज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से ज़्यादा पॉपुलर हिंदुइज्म हो गया। मेनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया व्हेन द टर्कीज अटैक्ड मोनेस्ट्रीज एट नालंदा। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट थे वो साउथ ईस्ट एशिया में शरण लिए जब तुर्क का आक्रमण हुआ बौद्ध और नालंदा के मठ पर। ड्यूरिंग द पीरियड द भक्ति सेंट प्रीस्ट डिवोशन टू गॉड एंड अपोज्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशियस एंड नैरो माइंडनेस। तो उसी समय में धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। जो भक्ति वाले सेंट थे उन्होंने जो भेदभाव के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध और जो संकुचित संकीर्ण भाव था उसके प्रति उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद फिर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सुपरस्टिशियस एंड नैरो माइंडनेस वेर ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। द एलिमेंट्री एजुकेशन वाज लिमिटेड टू टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज।
The University of Nalanda and Vikramshila located in Bihar became important center of higher education. इसके बाद हम चर्चा करते हैं आर्ट और एंड आर्किटेक्चर का. The example of paintings of North India can be found in the form of murals in places, caves and temples. The Jain monks and painters of Bengal developed the art of miniature paintings, a small picture drawn to illustrate books. इस तरह से हम देख सकते हैं कि आर्ट और जो आर्किटेक्चर है वो कितना विकसित हुआ था. द लिंगराज एंड मुक्तेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर. तो मुक्तेश्वर और भुवनेश्वर का जो टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल जो मुक्तेश्वर का है, हम देख सकते हैं कि कला का कितना उत्कृष्ट नमूना है. इसके अलावा हम अगर व्यापार की बात करें तो इंडिया डेवलप्ड ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज ऑफ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज. तो इतने जो देश, इतने सुदूर जो देश थे, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, या सेंट्रल एशिया के हो, या यूरोपियन कंट्री हो, उन सब के साथ भारत का व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था. This brought Indian into close contact with the development in other countries. The common features in the politics, social and cultural life in different parts brought the people of India closer. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि later on this provided to be a great boon for Afghan, Turkish and Mughal rulers to establish their rule in India. इस तरह से जो संपर्क में लोग आए और कमजोरी का लाभ उठा करके